तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ तुमसे, ये आप कैसे करते हो? सोशल मीडिया, यूट्यूब, आपका मोटिवेशन क्या है? सर ऐसा मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं। क्या हुआ, मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था इसलिए मतलब मेरे जैसा इसलिए क्या करना, ऐसा सवाल था। तो चलो कुछ टाइम पास करते, तो दोस्तों ने मिलके ऐसे शुरू किया। हाँ, और अभी आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है तो लवली यार। चल रहा है। और आपको जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, हालांकि मेरे साथ आप हिंदी में कर रहे हो, हाँ। और आपको मराठी में करना अच्छा लगता है कि हिंदी में करना अच्छा लगता है? मराठी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि हाँ। मेरी मदर टंग वो है। हाँ, और मराठी का जो ह्यूमर है वो एक अलग ही लेवल का है, मतलब हाँ। वो उसमें मैं बहुत ही- agree करता हूँ। हाँ, बारीकियाँ होती है, हाँ, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हाँ। वो ह्यूमर ऐसा आपको कहीं भी जाते हुए रास्ते पे, स्ट्रीट्स पे ऐसा मिलता है ह्यूमर। हाँ। मैं यहाँ पे 3 साल रह चुका हूँ ना मुंबई में, तो मैं मराठी समझ लेता हूँ। हाँ, और जब भी कोई मराठी बोलता है तो मैं हिंदी में वापस जवाब देता हूँ। हाँ, पर जब मुझे एक हद के बाद मुझे समझ में नहीं आता, हाँ। तो वहाँ पे पहुँच जाता तो मैं बोल देता हूँ, हे काय बरोबर नहीं, हे काय बरोबर आहे। क्रिकेट के पिच पे कुछ प्लेयर्स बस रन्स नहीं, कहानियाँ लिखते हैं, और आज के गेस्ट उन्हीं में से एक है। एक लड़का जिन्होंने बचपन में कहा था, अगर कुंबले सर विकेट लेंगे तो मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, और देखिए दोनों बातें सच हो गई। फ्रॉम एपिलेप्सी बैटल्स टू एपिक कमबैक्स, फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप के वॉकिंग सिक्स से कमेंट्री बॉक्स तक, रॉबिन उथप्पा ने हर फेज में गेम को और अपने आप को रीइन्वेंट किया है। आज सिली पॉइंट के इस एपिसोड में हम उन्हीं से करेंगे एक ऑनेस्ट, फनी और थोड़ा इमोशनल गप्पा अबाउट क्रिकेट, लाइफ और उन मोमेंट्स के बारे में जो हाईलाइट रील में नहीं दिखते। सो लेट्स प्ले। क्रिकेट मैच से पहले जैसा वार्म अप होता है, तो वैसे ही हमारे शो का फॉर्मेट है। पहले हम वार्म अप करेंगे, ठीक है। तो मुझे पूछना था कि 1993 का जो हीरो कप फाइनल था, उस मैच देखते हुए आपने कहा था कि अगर कुंबले सर विकेट लेंगे तो आप इंडिया के लिए खेलेंगे, ये बात सच है? ये सुपरस्टिशियस था? नहीं, ये एक्चुअली सच है। वो घर पे मैच देख रहे थे तो ये तुम कहाँ से ढूंढ निकाले सर यार? हमारा बहुत बड़ा रिसर्च टीम है एक लोग का। तो हाँ, तो हम घर पे बैठ के मैच देख रहे थे, तो वो क्रूशल सिचुएशन था वहाँ पे। तो मैं मम्मा को ऐसे ही बोला कि यार अनिल भाई, अब अनिल कुंबले अगर विकेट निकालेंगे अभी तो मैं इंडिया खेलूँगा। तो मैं एक्चुअली नहीं, शायद नहीं पता, पर उन्होंने उस ओवर में विकेट निकाला। हाँ क्या? हाँ। तो ये सुपरस्टिशियस था, मतलब बोलते क्रिकेटर सुपरस्टिशियस होते नहीं, पर मैनिफेस्टेशन बोलते ना कि यार हाँ, आपको कुछ कॉन्फर्मेशन, रिकॉन्फर्मेशन चाहिए, कि कुछ साइन चाहिए कि यार ये हो सकता है, क्योंकि वो यकीन रहता है अंदर ही अंदर, कुछ तो वो उम्मीद रहता है ना। तो वो उम्मीद को वो आगे लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको वो साइन चाहिए। तो मुझे एक तो वैसा आपने एक कुंबले सर पे डाल दिया आप विकेट खेलो तो मैं इंडिया खेलूँ। मैं तो यार 7-8 साल का था तभी। सर आपके पिताजी जो थे वो भी एक हॉकी के प्लेयर थे और हाँ। हॉकी के अंपायर थे, तो घर में पूरा स्पोर्ट्स का ही माहौल था मतलब? हाँ, वो तो बचपन से था। इनफैक्ट हमारे अपार्टमेंट के सामने ना, हम जहाँ पे रहते थे उसके सामने एक छोटा सा एक 30-40 का एक साइट हुआ करता था। तो मतलब वो पूरा जंगल हुआ था। तो क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में ना 12 फ्लैट थे, और उन 12 फ्लैट में से 11 फ्लैट में बच्चे थे। अच्छा। तो बहुत सारे बच्चे थे, मतलब करीब एक 17-18 बच्चे थे पूरे अपार्टमेंट्स में। तो पापा ने क्या किया, सोचे कि यार बहुत सारे बच्चे हैं, और पापा कैसे भी मतलब स्पोर्ट्समैन थे, तो वो 30-40 साइड को ना जंगल साफ करके पूरा ग्राउंड बना दिया, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड। तो सुबह वहाँ पे पेरेंट्स वहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे ऑफिस के पहले, फिर उसके बाद शाम को स्कूल के बाद हम लोग बच्चे खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, रग्बी भी खेले हैं, सब कुछ सारे स्पोर्ट्स खेले। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम खेलते थे, मतलब हर दिन ऑलमोस्ट। और सैटरडे संडे सुबह को भी दोपहर को भी खेलते थे। तो उसी माहौल में पला बड़ा हूँ, मतलब पूरा सपोर्ट था? हाँ, सपोर्ट था, हमेशा सपोर्ट था। क्योंकि हमारे इधर कैसा था कि बैट का जो इस्तेमाल था सो हमें मारने के लिए था। वहाँ हमारे घर में चप्पल था। सर मैंने सुना है कि बचपन में आपको एपिलेप्सी का कुछ प्रॉब्लम था, तो एज अ स्पोर्ट्समैन वो आपने कैसे हैंडल किया? तो ये मुझे हुआ जब मैं शायद
10 साल का था। अच्छा। और तब उस समय पर एपिलेप्सी का रिसर्च और यहाँ इंडिया में वो सॉल्यूशंस उसके लिए बहुत कम थे, मतलब कम थे। तो बेंगलोर में शायद एक ही हॉस्पिटल था जो इसको एड्रेस करती थी। तो मैं इनफैक्ट ये होने के बाद मैं 6 महीने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि माँ बाप ने बोला यार ये सिचुएशन थोड़ा गंभीर है। पर तो ये पता कैसे चला कि ऐसा तो कुछ हो रहा मेरे साथ 2-3 एपिसोड्स हुए हैं। तो उसके बाद ECG VCG कराएं, फिर टेस्ट कराएं, फिर पता चला कि ये है। तो जब मैं 9 साल का था मैं काफ़ी मतलब टॉल हुआ करता था, थोड़ा अच्छा ग्रोथ हुआ था मेरा। तो जब मैं पहले अंडर 13 स्टेट के लिए खेला था मैं 9 साल का था। हाँ। तो उसके बाद वो डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स का मेडिसिन दिया। अच्छा। तो अगले 3 साल तक मैं स्टेरॉइड्स लेते रहा। अच्छा। तो उसमें मेरा थोड़ा वो मेटाबॉलिज्म थोड़ा अफेक्ट हुआ, और थोड़ा हाइट में थोड़ा अफेक्ट हुआ। मेरे अभी भी मेरे लिम्स जो है ना, हाँ। मेरे हाथ और मेरे पैर मेरे टॉर्सो से लंबा है। तो अच्छा। हाँ, तो मुझे शायद और थोड़ा लंबा होना था, पर वो शायद स्टंट हो गया वो स्टेरॉइड्स लेकर। पर 3.5 साल तक मैं वो स्टेरॉइड्स लिया। फिर उसके बाद ऐसे ही मम्मा ने थोड़ा चांस लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी वेट गेन कर लिया था उस समय पर। तब तक मैं मतलब प्रॉपर फिट था, सॉलिड था, मैं स्ट्रॉन्ग था। पर उसके बाद काफ़ी वेट गेन होने लगा। तो उसके बाद मामा ने मुझे एक होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक बेस्ड डॉक्टर के पास लेके गए, और वो करा मैंने 3 महीने के लिए। और 3 महीने के बाद कोई भी एपिसोड नहीं हुआ। तो ऐसे ही मामा ने बोला कि यार ये स्टेरॉइड वाला बंद कर देंगे, यही कर लेते हैं और 3 महीने। तो वो स्टेरॉइड बंद कर दिया। फिर सिर्फ 3-4 महीने मैंने, शायद 6 महीने मैंने वो आयुर्वेदिक का ये सोल्यूशन जो था वो किया मैंने। तो उसके बाद एकदम से बंद हो गया। तो उसके बाद सिर्फ एक मतलब सुपर हाई स्ट्रेस सिचुएशन में मुझे एक बार शायद हुआ था। उसके बाद जब मैं अडल्ट हो गया था, तब तक मैं 22-23 साल का था तब एक बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अभी वार्म अप तो अच्छा हुआ है। तो अगला जो सेगमेंट है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपकी स्पेशलिटी थी, वो था पावर प्ले। तो वो शुरू करें? चलो। सर, एक बार ऐसा भी हुआ था कि आपके माँ ने कहा था कि द्रविड़ सर का ऑटोग्राफ ले लो, तो आपने कहा कि ऑटोग्राफ मुझे लेना नहीं है, मुझे कभी ऑटोग्राफ देना है। हाँ, वो एक बार स्कूल में हुआ था। मैं राहुल भाई का बहुत बड़ा फ़ैन। और जब मैं छोटा था तो वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे, क्योंकि हमारे स्कूल के ही थे, हमारे सुपर सीनियर थे। तो जब वो आए और मैंने देखा कि यार सारे बच्चे उनके पास जा रहे हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैं सोचा कि मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। पर वो देख के ना मैं इंस्पायर भी हो गया कि यार ये सिचुएशन पे आना है जहाँ पे लोग आप इतना अच्छा काम करो कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो। तो वो बात सोच के मैं मामा को बोला था कि यार मुझे लेना नहीं, मुझे देना है। और अपने डेब्यू मैच में उनके साथ ही ओपनिंग किया। हाँ। तो वो तो फुल सर्कल ही हो गया आपके लिए। हाँ, एक्चुअली इनफैक्ट मैं जब छोटा था ना, तो हैंगिंग बॉल है, तुझे पता है हैंगिंग बॉल क्या है? तो मैं हैंगिंग बॉल खूब सारा खेलता था। और मतलब हमारे नेबर सब बहुत परेशान होते थे, पर मैं खेलता था फिर भी। और तो मैं क्या करता था ना, जब स्पेशली जब मैं बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेल पाता, तो जब वो एपिलेप्सी का जो फेज़ था, तो मैं हैंगिंग बॉल खूब सारा खेलता था। तो तब से ना 10 साल से, शायद 10 साल का एज था, जब तक मैं शायद रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, तो वो करता था मैं थ्रू अंडर 15 अंडर 17 सब कुछ वही किया मैंने। और वो जब खेलता था मैं मैचेस खेलता था हैंगिंग बॉल में। तो वो हैंगिंग बॉल में मैचेस खेलता था और मैं विजुलाइज करता था कि मैं राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहा हूँ, पार्टनरशिप बना रहा हूँ, VVS लक्ष्मण के साथ बैटिंग कर रहा हूँ, सौरव गांगुली दादा के साथ बैटिंग कर रहा हूँ, सचिन पाजी के साथ बैटिंग कर रहा हूँ, सहवाग के साथ, वीरूपा के साथ बैटिंग कर रहा हूँ। तो वो विजुलाइज करके ना पार्टनरशिप बना के मैच जिताते, तो वो सब करता था मैं। तो वो ना जाने अनजाने में वो क्या बोलते हैं, वो विजुलाइजेशन एक रियलिटी में बदल गया मेरे लिए। तो मैं बाद में जाके समझ में आया कि शायद ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही था कि मैं इतना वो विजुलाइज़ किया और इतने बार विजुलाइज़ किया
कि वो सच्चाई में बदल गया। तो ये चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी आप चाहो ज़िंदगी में से, आप अगर उसको आप यकीन करते हो कि वो आपके साथ होगा, तो आप बस उस दुनिया में ही रहो, वो रियलिटी ज़रूर होकर आएगा आपके लिए। जैसे मैंने भी विजुअलाइज किया था कि कभी आपके साथ कुछ करने का मौका मिला और मिल रहा है। सर आप 86 पे रन आउट हुए थे ना, 86 रन पे, तो क्या लगता है आपको अगर नहीं होते तो शायद सेंचुरी बना लेते? 100%। उस हाँ 100%। पर हाँ, उस मैच में मुझे एक्चुअली उस समय पे मैं वापस जब भाग रहा था, मेरा क्रैम्प बहुत बुरी तरीके से क्रैम्प हो रहा था। तो इसलिए चल के जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि थ्रो मेरे एंड पे आएगा। वो जेराइंट जोन्स भी अच्छा वो ये किया कि वो दिखाया नहीं कि बॉल आ रहा है उसके पास, लास्ट मिनट में वो स्टंप उड़ा दिया। तो क्लेवर था पर मिस कर दिया। सर सबसे जो आपकी यादगार इनिंग्स है हमारे लिए, मतलब हम जो जब बच्चे थे, वो थी 2007 में ओवल की वो वनडे इंटरनेशनल, तब आप नंबर 7 पर खेल रहे थे ना? उस मैच में नंबर 8 पे खेला। नंबर 8 पर खेल रहे थे, तो वो कैसा था कि आप ओपनर थे, नंबर 8 पे एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी कि मैच फिनिश करने के लिए, तो आपने वो फिनिश भी कर दी। तो उस समय दिमाग में क्या था कि मेरा तो रोल अलग है लेकिन अभी अलग रोल पे बैटिंग कर रहा हूँ? उस समय पर उतना अवेयरनेस नहीं था मुझे। यार हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। हम जब क्रिकेट खेलते हमारा ज़माना। हाँ, पर हम जब छोटे थे तो जब इंडिया के लिए पहली बार खेला मैं, तो 20-21 साल का था। तो मुझे तब ऐसा था कि यार अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो कि यार मतलब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार कहाँ पे खेलते हो। हालांकि अभी सिचुएशन अलग है, अभी क्रिकेट का डायनामिक पूरा चेंज हुआ है। पर मुझे तब फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं ओपन कर रहा हूँ या नंबर 7 पे खेल रहा हूँ, नंबर 8 पे खेल रहा हूँ। बस सोच रहा था कि यार खेलना है, जिताना है, वही सोच रहे थे। और बस वो अपॉर्चुनिटी जब आया तो दोनों हाथ से लिया बस। सर आपको क्या लगता है जो 2014 का जो KKR का आपका सीज़न था जिसमें ऑरेंज कैप आपको मिला, वो आपका सबसे बेस्ट फेज था एज ए बैट्समैन? तब से बेस्ट फेज शुरू हुआ मेरे लिए। ओके। क्योंकि उसके 2 साल पहले मैं अपना पूरा बैटिंग को मतलब तोड़ा। हाँ। एकदम तोड़ के, मतलब कोई फाउंडेशन भी थोड़ा मैंने 2 साल लगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस है अनलर्निंग का। क्योंकि मेरा जो नेचुरल बैटिंग था उसको पूरा तोड़ के वापस मैं अपना बैटिंग को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। तो वो प्रोसेस करने में 2 साल लगे। तो ज़्यादा मुश्किल क्या होता है कि कुछ चीज़ लर्न करना मुश्किल होता है, अनलर्न करना मुश्किल होता है? अनलर्न करना बहुत मुश्किल, क्योंकि एक बार वो मसल मेमोरी में बैठ जाता है, उसको मिटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें समय लगता है, पेशेंस लगता है, मतलब मेंटली काफ़ी स्ट्रेन लोड लेना पड़ता है। और एक बार तुम उसको भूल जाते हो तो तुम एक मतलब खाली स्लेट जैसे बन जाते हो। तो वो उस खाली स्लेट में वापस कुछ लिखना और सही लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर आपका प्ले तो हमेशा से ही पावरफुल रहा है और ये पावर प्ले भी बहुत अच्छा गया है, तो अगली सेगमेंट पे जाएं? चलो। तो इस सेगमेंट का नाम है थर्ड अंपायर रिव्यू। कुछ ऐसे डिसीजंस जो एज अ ऑडियंस हम रिव्यू करना चाहते हैं और कुछ आप रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है। तो पहला डिसीजन कि आप अपने करियर में कभी ओपनर थे, कभी नंबर 7 पे थे, कि उस मतलब आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत शफल होता था, तो उसका असर आपके बैटिंग पे कभी पड़ा है? हाँ बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स पड़ता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, रणजी ट्रॉफी खेलते हो, तो आप एक नंबर पे जाते हो। फिर उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप कोई भी नंबर पे चले जाते हो। तो डेफिनेटली असर पड़ा। मेरे वनडे करियर में शायद मैं हर तीसरे इनिंग्स में, मैं शायद 3 इनिंग्स के ऊपर एक पोजीशन में नहीं खेला। अच्छा। तो हर तीसरे इनिंग्स में मेरा अलग पोजीशन था। हाँ। तो वो उसमें सेटल होने में थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं बाय नेचर ओपनर था। तो जब जब इंडिया के लिए खेलने को चांस मिला तो ऊपर नीचे होता था, पर मैं एक्सेप्ट कर लिया तब। पर अब जब मैं अभी सोचता हूँ, क्या मैं इस एक्सपीरियंस के से जितना मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ क्रिकेट में, क्या मैं वो करता, एडवाइस करता किसी और को? मैं नहीं करूँगा। क्योंकि ओपनर को नंबर 7 पे जाना
कम्प्लीटली ऑपोजिट रोल है। अच्छा। तो और बॉल का नेचर भी अलग होता है, तो अप्रोच ही चेंज होता है। तो मैं एडवाइस कर सकते हैं यार, ओपनर नंबर 3 तक खेल सकता है, उसके नीचे नहीं। हाँ उसके नीचे नहीं। अगर आप मिडिल ऑर्डर बैटर हो तो आप नंबर 4 से नंबर 6 तक खेल सकते हो। फिर नंबर 6 और नंबर 6 से नीचे अलग ही रोल होता है। नंबर 6 भी थोड़ा मिक्स्ड है, पर मिडिल ऑर्डर बैटर्स को आप स्वैप कर सकते हो, उसमें थोड़ा फेमिलियरिटी है। पर ओपनर्स और फिनिशर थोड़ा ऑपोजिट रोल है। तो आप कभी कैप्टन को ऐसे बोले थे कि नहीं मुझे ओपनर ही रखो, या हाँ, एक ही पोजीशन पर रखो? एक समय के बाद स्पेशली आईपीएल में मैंने बोला था कि यार मैंने एक बार चैलेंज लिया था कि फिनिशर का रोल निभाऊं रॉयल्स के साथ, राजस्थान रॉयल्स के साथ। पर वो जमा नहीं शायद, क्योंकि शायद वो डायनामिक की वजह से वो जमा नहीं। पर अगर मुझे यकीन है कि अगर मुझे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और बैकिंग मिलता, क्योंकि नंबर 7 पे फिनिशर के रोल पे ना आप जितना सक्सेस होते हो उससे ज़्यादा आप फेल होते हो, क्योंकि बहुत हाई रिस्क है। जितना हाई रिस्क है एक पोजीशन, सक्सेस उतना कम होता है। जितना आप मीडियम रिस्क लो रिस्क से खेलते हो, मतलब स्टॉक मार्केट जैसे ही है, बराबर है। जितना आप हाई रिस्क खेलते हो उतना मतलब गंवा सकते हो। तो उसमें बैकिंग बहुत चाहिए, सपोर्ट बहुत चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं है तो उसको निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेंटल और इमोशनल वो सिक्योरिटी चाहिए, या कोच से या कप्तान से या टीम से वो सपोर्ट चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो रोल निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बराबर। सर, आप आईपीएल में बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेले हो, और इंडियन कैप्टन्स तो बहुत सारे, मतलब MS धोनी है, कुंबले सर है, मुझे लगता है अभी विराट कोहली के अंडर नहीं खेले आप ना, गौतम गंभीर के अंडर खेले, मतलब इंडियन टीम में खेला हाँ। तो इनका अगर कोई डिसीजन आपको रिव्यू करना है कैप्टनसी स्टाइल का, कि एक डिसीजन है कि मैं रिव्यू करना चाहता हूँ ये डिसीजन, तो वो कौन सा होगा? इनफैक्ट मैं अगर पाजी और अनिल भाई के बारे में बात करूँगा तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उस समय पे जब मैं उनके नीचे खेला था तो मैं खुद पर्सनली एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा था। तो उस समय पे मुझे याद भी नहीं है काफ़ी सारी चीज़ उस समय का, क्योंकि इतने सारी चीज़ से मैं गुजर रहा था कि मैं शायद बाहर ध्यान नहीं दे पा रहा था। I wasn't in that frame of mind, so it'll be wrong to speak about them. गौतम गंभीर का कैप्टनसी मैंने खूब सारा एंजॉय किया, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। माही का भी कैप्टनसी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जब मैं विराट के साथ खेला था तो मैं मतलब विराट के नीचे बहुत कम खेला था, शायद हैंडफुल ऑफ मैचेस ही खेला था। ऑन द फील्ड वेरी अस्ट्यूट कैप्टन, वेरी अस्ट्यूट कैप्टन का कैप्टनसी का मतलब जो कॉल्स लेते थे, टैक्टिकल कॉल्स वर रियली गुड, बहुत प्रोएक्टिव थे। और क्या मैं रिव्यू करूँगा उनकी कैप्टन, बहुत स्मॉल सैम्पल साइज है, तो मैं इट वुड बी अनफेयर टू दिस वन, बट ऑब्जर्वेशन वाइज फॉर मी tactically all three were really good. मेरे हिसाब से I think the most astute was MS on the field, on par with him or maybe just one like half a point below him would be Gautam. Okay. Really astute. हमेशा एक आध ओवर आगे ही था गेम का। तो अगर 12th ओवर चल रहा था तो वो 15th ओवर का प्लानिंग कर रहा होता। अच्छा। और मेरे साथ क्योंकि मैं कीपर था KKR का और एक समय के लिए वाइस कैप्टन भी था, तो हमेशा जब 12th ओवर चल रहा है तो वो मुझे वो 15th ओवर का ऑप्शंस डिस्कस कर रहा होता। तो वेरी अस्ट्यूट कैप्टन। क्या सर, अगर आपके लाइफ का या क्रिकेटिंग डिसीजन आपको कोई रिव्यू करना हो या बदलना हो, मतलब रिव्यू लेना उस पर, तो कौन सा होगा वो? मेरा वो ओपनिंग वाला और फिनिशर वाला रोल होता। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने टैलेंट को मैं शायद खुद का टैलेंट को मैं थोड़ा डिससर्विस किया। पर रिव्यू कर वो एक ही चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं ये अलग करता, अगर मैं 50 मैच जो इंडिया के लिए ODIs खेला, अगर वो सिर्फ एक ओपनर के तौर पे खेला तो शायद करियर अलग होता। पर कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं जैसे परसीव करता हूँ, मैं ऐसे परसीव करता हूँ कि यार मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, तो देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो एनी रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स। वुड आई रिव्यू समथिंग? दैट इज द ओनली थिंग आई वुड रिव्यू। एंड मैं शायद देखता कि यार अगर 50 मैच में ओपन करता, यार टॉप 3 में खेलता,
तो शायद करियर अलग अलग हो सकता था, ओके पर वो इफ्स एंड बट्स। या तो हमारे सब रिव्यू अभी खत्म हो गए, हाँ, तो अभी अगले सेगमेंट पे। सर अभी इस सेगमेंट का नाम है डगआउट कन्फेशंस। डगआउट के कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। मुझे मत पूछो यार, मुझे नहीं, ना ऐसा controversial मैं- कुछ नहीं मैं होगा। बहुत कंट्रोवर्सी में पड़ चुका हूँ ऐसे ये सब करके। ऐसा कुछ नहीं होगा। सर इंडियन ड्रेसिंग रूम में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? बज्जूपा और इरफान ओके दोनों। कौन से आईपीएल टीम का माहौल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? केकेआर जब गौती कैप्टन थे, और सीएसके। ओके आरसीबी एक्चुअली एक साल 2010 में जब हाँ। अनिल भाई कैप्टन थे पूरे सीजन के लिए, वो भी बहुत मस्त। और 2007 में भी आप थे वेस्ट इंडीज़ में, जब हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारे, और 6 मंथ्स के बाद हम फिर 2007 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीत गए। तो उन दो ड्रेसिंग रूम में क्या फ़र्क था? ऐसा क्या बदला कि हम सीधा वर्ल्ड कप ही जीत गए? एक बहुत डरी हुई ड्रेसिंग रूम था, हाँ एक बहुत खुला हुआ, मतलब फ्री, एकदम फ्रीडम वाला, सिक्योरिटी वाला ड्रेसिंग रूम था। कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ यंगस्टर्स थे उस टीम में, सिवाय शायद, और तब वो भी यंगस्टर्स ही थे यार। 2007 में वीरू भाई को मतलब आप एक हाँ। वेटरन नहीं कह सकते हो, पर मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर थे। बाकी सब 24-25 साल के ही थे, सारे बच्चे ही थे। बराबर। सो वो माहौल बहुत अच्छा था। बहुत कम ही ड्रेसिंग रूम में रह चुका हूँ जहाँ पे वैसे माहौल था। और वेस्ट इंडीज़ में ऐसा क्या माहौल था कि इतना असर पड़ा? वहाँ पे शायद माहौल ये था कि यार वो कोच और वो उनके असिस्टेंट कोच जो थे, वो बड़ा एक इनसिक्योर माहौल बना दिए थे पिछले लीडिंग अप टू दैट वर्ल्ड कप। मैं शायद, क्योंकि मैं बहुत छोटा भी था, मतलब 20 साल का था जब मैं वो खेला था वो वर्ल्ड कप, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार एज अ जूनियर ऑब्वियसली मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, ऊपर का ही था। पर उस समय तक, क्योंकि मैं आ गया था टीम में, सिर्फ 6 महीने था टीम में, और वो वर्ल्ड कप में खेलने गया, तो ज़्यादा मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यार एक्चुअली क्या हुआ था। पर मुझे अभी पता है कि यार इनसिक्योर बहुत था, लोगों को डरा के रखते थे, थ्रेटन करके रखते थे। हाँ। तो वो माहौल उन्होंने अच्छा नहीं बनाया एज अ कोच। ओके और जब आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीते थे, तब इधर से जब जा रहे थे तो कुछ ऐसा था कि हम जीत जाएंगे? नहीं यार, हम लोग T20 क्रिकेट खेले ही नहीं थे तब। हाँ हालांकि हम अभी मास्टर्स हैं T20 के, पर T20 हम खेले ही नहीं थे, तो हमें पता भी नहीं था कि यार इस फॉर्मेट में आप टैक्टिकली आप कैसे खेलते हो, अच्छा स्कोर क्या है, कितना अच्छा स्कोर डिफेंड कर सकते हो, चेस कैसे करते हैं T20 को। तो वो सब जानकारी नहीं थी। तो वो सब खेलते खेलते हम सीखते एक एक गेम खेल के आगे लेके जा रहे थे। बराबर। वैसा माहौल था, तो प्रेशर नहीं था। हाँ और प्रेशर था भी पर नहीं भी था, क्योंकि एक वर्ल्ड कप हार गए थे। हाँ। तो लोगों का मतलब उम्मीद बहुत कम था हम में से, और क्योंकि हम ये वर्जन खेले नहीं थे, तो और ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पर एक्सपेक्टेशन भी थी कि यार, हमें एक्सपेक्टेशन थी यार, यहाँ से हम यहाँ पे अगर कुछ अच्छा करके जाते हैं तो लोग बहुत प्रसन्न होंगे, लोग बहुत खुश होंगे। तो वो ऑब्वियसली एज अ टीम इंडिविजुअली हम लोगों को वो था कि यार कुछ स्पेशल करना है यहाँ पे। सर आपने जो किया था ना वो ऐसे हाँ। बॉल आउट खेलते, तो हम वो कॉपी करते थे। तो हमसे वो पूछते थे ये क्यों कर रहे हो कुछ किया नहीं आपने, ये क्यों कर रहे हो? तो हम सिर्फ कुछ भी करो ऐसा कॉपी करते थे। सर 2015 में आपने कमबैक किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और उसमें आप शायद हाईएस्ट रन गेटर थे उस सीरीज़ में, मतलब अच्छे रन्स बनाए थे अपने। पर उसके बाद आप शायद ड्रॉप हुए थे ना, तो उधर आपके साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ था, क्योंकि रन्स बनाने के बाद भी आप ड्रॉप हुए थे? अनफॉर्चुनेटली नहीं। इनफैक्ट मैं जब गया था उस सीरीज़ के लिए, मुरली विजय और मैं दोनों ओपनर्स थे। ओके। और तीसरा ओपनर उस समय पर कोई नहीं था। पर उस सीरीज़ में मैंने एक मैच भी ओपन नहीं किया। अच्छा। मुझे इनफैक्ट मिडिल ऑर्डर पर खिलाया गया, फिर डेथ में खिलाया गया, और मुझे कम्युनिकेट भी नहीं किया गया था कि यार आप फिनिशर जैसे खेलने वाले हो या मिडिल ऑर्डर पे खेलने वाले हो। तो मेरा सारा प्रेपरेशन ना अथर्व मैंने एज एन ओपनर करके गया, और उधर जाके मुझे बोला गया कि यार आप मिडिल ऑर्डर पर खेल। तो वो थोड़ा बुरा लगा। फिर उसके बाद कमबैक नहीं हो पाया। शायद क्योंकि मैं 29-30 साल का था, तो उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं गया।
हालांकि उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंसेस भी आए थे, हाँ। पर उसके बाद देखा नहीं गया, पर ठीक है। और जो रोहित का 264 था, रोहित शर्मा का, उस वक्त अपने इतना सेल्फलेस नॉक खेला था, तो वो पहले से आपको लगा था कि ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो हम हाँ। थोड़ा बैक सीट ले लें? वो उस मैच में ऐसा हुआ था कि यार मुझे, जब मैं बैटिंग करने के लिए गया था, हालांकि वो मेरा कमबैक मैच था, हाँ 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 2014 में वो मेरा कमबैक मैच था। हम्म, तो जब मैं मैच के लिए गया, वो इनिंग्स अंदर जा रहा था, मुझे पता था कि यार ये 150 पे बैटिंग कर रहा है, 10 ओवर बचे हैं। मुझे पता कि ये बहुत थका हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन ईडन गार्डन में। तो मुझे लगा था कि यार जब मैं अंदर जा रहा था, मैं सोच रहा था कि यार ये 150 पे अगर मैं इसका साथ दूँ तो मुझे यकीन है कि यार कुछ स्पेशल तो कर हो सकता है, तो वो डबल 100 वापस मार सकता है। हाँ वो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बस सोचा कि यार मुझे ये भी था कि यार मेरा कमबैक मैच है, तो मेरा परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए एक सोल बेस्ड डिसीजन था कि मेरे आत्मा के साथ शांति ज़्यादा किस में मिलेगा। बराबर क्या मैं अपने आप को सर्व करूं कि अपने टीममेट को सर्व करूं। बराबर कि उस समय पर लगा कि यार अच्छा होगा कि मैं अपने टीम और टीममेट को सर्व करूं। क्योंकि अगर यहाँ से वो 70-80 रन भी मारता है हाँ तो हम 100% मैच जीतेंगे। हाँ क्योंकि हम वाइप आउट कर देंगे श्रीलंका को इस मैच। तो चलते चलते ये डिसीजन करा, तो अंदर जाके बोला कि रोहित यार मुझे पता कि थका हुआ है, हम ज़्यादा भागेंगे नहीं, मैं तुझे स्ट्राइक देते रहूँगा। मुझे यकीन है कि तुम कुछ क्रिकेट में कुछ स्पेशल करने के लिए, मतलब ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो और ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं आता, तो मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैं सपोर्ट करूँ। क्या बात है सर। मुझे लगता है पहली इनिंग्स तो बहुत अच्छी हुई है, तो एक हाँ। इनिंग्स ब्रेक ले ले, शॉर्ट ब्रेक। चलो T20 में भी इनिंग्स ब्रेक। From stadiums to studios, from champions to everyday achievers, from the nation's finest athletes to those chasing their first milestone, this is where every journey begins. At 10X, where performance meets precision, a space built for strength, science, and real transformation. सर इस सेगमेंट का नाम है स्कोर बोर्ड शफल। आपके कुछ स्टैट्स है, मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं आपको कितना याद है। चलो। आपने अपने पहला इंटरनेशनल 6 किस बॉलर के अगेंस्ट मारा था? मैं बहुत खुश था ये जब शॉट मारा था, जिमी एंडरसन। बराबर। क्या आपको याद है आपने पहली स्टंपिंग किस बैटर की करी थी और बॉलर कौन था? इंटरनेशनल क्रिकेट में? हाँ इंटरनेशनल। याद नहीं। एंजेलो मैथ्यूज और अक्षर पटेल बोले। हाँ। आपने अपना आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया था? पुणे सुपर जायंट्स। नो खिलाफ। किसके खिलाफ? Against, हाँ आरसीबी। हाँ 2022 हाँ, में 88 22 बनाया था। हाँ 2010 आईपीएल में आपने लॉन्गेस्ट 6 मारा था। हाँ। वो डिस्टेंस क्या था? 123। हाँ। और बॉलर कौन था? ब्रावो, स्लोअर बॉल था। बाद में सीएसके के टाइम आपको आपने बताया उनको? नहीं। 2014 में आपने लगातार कितने मैचेस में 40+ स्कोर बनाया था? 10। बराबर। वो तो सबको पता है। आपने आईपीएल में टोटल कितनी टीम्स के लिए खेला है? 6। बराबर। कौन सी टीम से याद है आपको? हाँ, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पुणे वॉरियर्स, सहारा पुणे वॉरियर्स, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके। बराबर। आपने अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ एक मैच में बॉलिंग करी है, वो कब और किस टीम के अगेंस्ट था? मुझे याद नहीं है। आयरलैंड में, बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में। 2014 में। तो आपको 8 में से 6 मार्क्स मिलते हैं। ओह थैंक यू। वो याद भी नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग डाला मैं, याद भी नहीं है। चलो अभी हम लास्ट सेगमेंट पे जाएंगे, उसका नाम है सुपर ओवर, क्योंकि मैच टाई हो चुका है और हम बहुत दोनों अच्छा खेल रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा कि मैं भी अच्छा खेल रहा हूँ। तो सुपर ओवर में जाएंगे। चलो। सर अभी ये है सुपर ओवर। ओके, वन क्रिकेटर जिसके साथ आप बैटिंग करना सबसे एंजॉय करते थे? माही। ओके, फनीएस्ट टीममेट एवर? फनीएस्ट टीममेट एवर? फनीएस्ट टीममेट एवर इरफान।
पर उसमें जब बहुत झगड़ता भी हूँ, हाँ। पर वो हाँ फनी। इरफान और इरफान यार राइडू यार हाँ क्या? लाइक अनजाने में फनी हाँ क्या? मतलब ऐसा जानबूझ के जानबूझ के नहीं। वन बॉलर जिनके अगेंस्ट बैटिंग करते हुए अलर्ट रहते थे आप? भुवी, Okay. भुवनेश्वर। ओके। इफ नॉट क्रिकेटर देन व्हाट? मैं हमेशा बोलता था कि डॉक्टर, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब सच है। इफ नॉट क्रिकेटर देन आई डेफिनेटली थिंक इन सम फॉर्म ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर इन सम सॉर्ट। ओके। वन कमेंटेटर जिनके साथ कॉमेडी शो आप होस्ट कर सकते हो? कॉमेडी शो जतिन सप्रू। अच्छा, वो भी। हाँ मस्त है वो। मोस्ट इमोशनल ड्रेसिंग रूम मोमेंट ऑफ योर करियर? मोस्ट इमोशनल आई वुड से 2018 मेरा केकेआर का लास्ट मैच था। अच्छा। मुंबई में ही था। हम लोग हार गए थे मुंबई से, और मेरा बहुत ख़राब दिन चला। मेरा मतलब बहुत ख़राब दिन चला। वो उस दिन मैं सब कुछ ट्राई कर रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, और बहुत बुरा लगा, और मैच हारे, और उसके बाद हम क्वालिफाई भी नहीं हुए क्योंकि हम मैच को हारे थे। तो उस दिन मेरे लिए कुछ चेंज हुआ, और मुझे पता था कि ये शायद ये मेरे केकेआर के लिए शायद मेरा लास्ट मैच होगा। अच्छा। और मेरा लास्ट मैच भी था, तो दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स। सुपर ओवर में तो आपने कमाल की बैटिंग कर दी है, तो आप मैच जीत गए। तो अब हम आपको मैन ऑफ द मैच देंगे सर। हमारी तरफ से आपको मैन ऑफ द मैच, पर आपको Thank ये you. साइन करके वापस हमें ही देना है। हाँ ठीक है। कंग्रेचुलेशंस। इसमें ग्रिप डालना है यार। हाँ, डाल- अच्छा डाल- नहीं लगता वो- वो ग्रिप के बगैर। हम्म। और इसमें आपका लोगो लगा ऊपर ओके। हाँ। यूट्यूब का, जो अच्छा, आपको हाँ। जो चैनल का चैनल लोगो का है नाम है, ना, हाँ, तुम्हारा जो ओके। लोगो है वो लगा दो इधर। ओके ओके। और सीजन 1 लगा दो। अगर आप 10 लोगों को कर रहे हो तो सीजन Season 1 one, लगा हाँ, दो, तो आपका पूरा हो गया, तो आप Okay. मतलब कलेक्ट कर सकते हो। हाँ यस। ये संजय सर ने वो दिया था बैट हाँ। उस दिन। हाँ।